मंत्रज्ञ सम्राट की अंतिम विरासत। रात की ठंडी हवा में धुएं की गंध घुली हुई थी। मंत्र सम्राट शांतिकाल टूटी हुई काली कवच में खड़े थे। कंधे से दायां हाथ गायब, शरीर पर दर्जनों घाव और पैरों के नीचे खून का जमा हुआ तालाब। उनके चारों तरफ बस लाशें ही लाशें थीं, सैकड़ों नहीं, पूरी सेना। ऐसे लोग जो अलग अलग लोगों पर राज करते थे, जिनकी शक्ति से पूरी दुनिया कांपती थी, लेकिन अब सब एक ही जगह गिरे थे, निर्जीव। घेरा कस चुका था। हजारों मंत्रविद उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े थे। कोई उस पर ताना कस रहा था, कोई चीख रहा था, मगर सच ये था कि कोई भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मंत्र सम्राट, अवशेष सौंप दो। ये क्षेत्र पूरी तरह सील है, कहीं नहीं जा पाओगे। कभी ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीनियस थे, अब देखो खुद को। शांतिकाल ने एक ठंडी शांत नजर उन सब पर डाली। हालात साफ थे, उसकी कहानी यहीं खत्म हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बस एक गहरी थकान और कहीं बहुत अंदर जली हुई आग। अचानक उसने अपना बचा हुआ हाथ हवा में उठाया। पूरा समूह सन्न, हजारों मंत्रविद तुरंत तैयार हो गए, जैसे कुछ भयंकर होने वाला हो। और तभी उसकी हथेली पर एक चमकता हुआ श्वेत कमल प्रकट हुआ। उस कमल की रोशनी देखकर हर मंत्रविद की आंखों में लालच चमक उठा, क्योंकि यही वो प्राचीन अवशेष था जिसके लिए सभी यहां तक दौड़े आए थे। शांतिकाल ने कमल को देखते हुए धीमी कड़वी मुस्कान दी। ये कमल मेरी औकात से ज्यादा भारी था, शायद ये कभी मेरा था ही नहीं। फिर उसकी आंखों में अचानक बहुत गहरी दृढ़ता चमक उठी। उसने सीधा सभी मंत्रविदों की ओर देखा और बोला, मैंने पूरी जिंदगी शक्ति की चोटी पाने में लगा दी। अगर आज मेरा अंत है तो भी कोई पछतावा नहीं। किसी दिन कोई मेरी इच्छा को आगे बढ़ाएगा। और फिर उसकी मुस्कान ठंडी हो गई। लेकिन अब जब तुम सब यहां आए ही हो, तो चलो एक साथ ही विदा लेते हैं। इससे पहले कि कोई समझ पाता, कमल से एक दैवी असहनीय दबाव फट पड़ा। ऐसा दबाव कि हवा, जमीन, आसमान सब जैसे रुक गए। अगले ही पल श्वेत कमल खिलने लगा। जहां इसकी रोशनी पहुंची, वहां का अंतरिक्ष टूटने लगा। दरारें फैलती जा रही थीं। ऊर्जा का एक झंझावात घूम रहा था, जिसकी जड़ वही पवित्र कमल था। अपने जान बचाने को भागते मंत्रविद कुछ ही कदम चल पाए। उनकी आंखें खाली हो गईं। उनके शरीर वहीं खड़े खड़े ढह गए, जैसे उनसे उनकी आत्मा खींचकर निकाल ली गई हो। एक एक आत्मा कमल के भीतर समाती चली गई। शांतिकाल ने अंतिम बार सांस ली। उसका शरीर कांपा और अंत में उसकी आत्मा भी उसी कमल में विलीन हो गई। क्षण भर बाद पूरा मैदान शांत हो गया, जैसे कोई भी आवाज वहां कभी थी ही नहीं। श्वेत कमल हवा में कुछ क्षण ऐसे ही मंडराता रहा, शांत लेकिन अपार शक्ति से भरा। फिर वो धीरे धीरे शून्य की एक दरार में घुस गया और गायब हो गया, कहीं दूर, किसी अनदेखे भविष्य में, किसी ऐसे उत्तराधिकारी की खोज में जिसकी नियति उसके बराबर हो सके। झींगरों की आवाज और दूर कहीं उल्लुओं की धीमी हूक के बीच एक छोटा सा खुला मैदान रात की खामोशी को चीर रहा था। वहां हल्के गेहुए रंग और कसावट भरे शरीर वाला एक लड़का, आर्यन तिवारी, अपनी पुरानी जंग लगी तलवार से वारों की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका ऊपरी बदन पसीने से लथपथ था। हर बार जब वो तलवार ऊपर उठाकर नीचे लाता, पसीने की बूंदें घास पर गिर जातीं। तकनीक टूटी फूटी थी, पर हर स्विंग में उसकी जिद, उसकी कोशिश साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद वो थक कर पीछे की ओर गिर पड़ा। जमीन पर लेटे हुए उसने रात के आसमान में चमकते 2 चंद्रमा देखे। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। 1 महीना हो गया कौरमेय साम्राज्य से निकले हुए। ये सोचते ही वो हल्के से मुस्कुराया, फिर करवट लेकर दूर खड़े काफिले की तरफ देखने लगा। 12 गाड़ियों का काफिला जंगल के किनारे एक बड़े अलाव के पास रुका था। ये पूरा समूह चंद्रनगर की ओर जा रहा था, रात्रि कला साम्राज्य की राजधानी, जहां स्थित थी प्रसिद्ध पुष्पक अकादमी। कहते हैं हर साल आसपास के राज्यों से बच्चे चंद्रनगर आते हैं उस मशहूर अकादमी में दाखिला पाने की उम्मीद में, ताकि वे भविष्य में मंत्रज्ञ बन सकें। आर्यन भी उन्हीं सपनों में से एक पकड़े आगे बढ़ रहा था। वो कौरमेय साम्राज्य का एक साधारण लड़का था, साधारण और अनाथ। किसी दिन वो एक घूमते हुए मंत्रज्ञ से मिला था, जिसने बताया कि उसमें अलौकिक मंत्र विद्या की क्षमता है। उस दिन से आर्यन की दुनिया ही बदल गई थी। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी। जिसे शक्ति नहीं मिली, उसे सम्मान भी नहीं मिलता। आर्यन ये जीवन नहीं जीना चाहता था, इसलिए वो रोज प्रैक्टिस करता रहा, चाहे भूखा रहे, चाहे नींद टूटे, बस एक ही लक्ष्य, एक दिन मंत्रज्ञ बनना।
लेकिन बाकी बच्चों की तरह उसके पास कोई कुल, कोई संरक्षक नहीं था। उसने इधर उधर छोटे मोटे काम कर पैसे जोड़े ताकि पुष्पक अकादमी की परीक्षा दे सके, और फिर भी मन में एक शंका लगी रहती, जो पैसे जमा किए हैं शायद कम पड़ जाए। इस सोच से वो एक लंबी सांस छोड़ता हुआ उठ गया। चंद्रनगर पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त होगा, कुछ काम करूंगा, कुछ पैसा कमा लूंगा, पर किसी भी हालत में अकादमी में दाखिला लेना ही है। वो अपने सामान उठाकर पास के तालाब की तरफ चल पड़ा। तालाब पर 2 चंद्रमाओं की चांदी जैसी रोशनी फैली हुई थी। हल्की हवा के साथ पत्तों की सरसराहट, सब कुछ मिलकर एक शांत ठंडी रात मना रहे थे। आर्यन ने चारों ओर देखा, कहीं कोई खतरा तो नहीं। फिर कपड़े उठाकर धीरे धीरे पानी में उतर गया। ठंडा पानी शरीर से टकराया तो वो हल्का कांप उठा, मगर कुछ ही देर में उसे आदत हो गई। उसने शरीर से चिपकी मिट्टी और पसीना साफ किया और पानी में लेट गया। पानी की सतह पर उसका चेहरा साफ दिख रहा था, काली आंखें जिनमें मासूमियत भी थी और एक अटूट जिद भी। उसके बाल काले, थोड़े लंबे, बीच से बटे हुए, चेहरा बिल्कुल साधारण, ना अच्छा ना बुरा, बल्कि शायद थोड़ा नीचे ही। तभी उसके पेट से घर्र की आवाज आई, ओह यार, भूख लगी है, खाना भी हो ही गया होगा। आर्यन बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसकी नजर कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखा। तालाब के बिल्कुल बीच एक सफेद कमल पानी की सतह पर तैर रहा था। उसके आसपास 3 हरे गोल पत्ते थे। कमल देखने में साधारण था, पर उससे एक हल्की दिव्य आभा निकल रही थी, इतनी शांत, इतनी पवित्र कि किसी का भी मन श्रद्धा से झुक जाए। आर्यन उसकी ओर देखते ही खो गया। उसका मन अजीब तरह से ताजगी से भरने लगा। कुछ देर बाद वो हड़बड़ाकर होश में आया। ये कौन सा फूल है? फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्या ये कोई दुर्लभ जड़ी मंत्र द्रव्य है जिसे बेचकर अच्छे पैसे मिल सके? दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये सच में कोई मूल्यवान कमल था तो पुष्पक अकादमी की फीस आसानी से जुट सकती थी। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए तालाब के केंद्र की ओर तैरने लगा। उसे डर था कि किसी ने देख लिया तो ये अवसर हाथ से निकल जाएगा। जल्द ही वो कमल तक पहुंचा। कमल उसके हाथ की दूरी पर था, बस थोड़ी सी दूरी। उसके चेहरे पर उम्मीद की बड़ी सी मुस्कान आई। उसने दोनों हाथ बढ़ाए और पंखुड़ियों को छूने ही वाला था, और उसी पल कमल गायब हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और अगले ही क्षण उसकी आंखें उलट गईं। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर पानी में डूबता चला गया। आर्यन की आंखें खुली तो सब कुछ धुंधला था। दृश्य साफ हुआ तो उसने खुद को एक विशाल हरी घास वाले मैदान में खड़ा पाया। ये जगह, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल पहले वह तालाब में नहाते हुए बेहोश हुआ था और अगले ही पल यहां। अचानक उसके आसपास का दृश्य पूरी तरह बदल गया। उसके सामने एक लंबा, बेहद आकर्षक योद्धा खड़ा था। काले कवच में, लंबे काले बालों वाला वही चेहरा, वही आभा, मंत्र सम्राट शांतिकाल। आर्यन एक कदम पीछे हट गया। तो तुम कौन हो? लेकिन शांतिकाल ने उसकी आवाज सुनी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वह इस दृश्य में मौजूद ही नहीं, सिर्फ देख रहा है। उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब अचानक हजारों मंत्रज्ञ हवा और जमीन पर प्रकट हो गए। कोई उड़ रहा था, कोई धरती पर खड़ा था, पर सबकी शक्ति इतनी भारी थी कि आर्यन की सांस अटक गई। उसके दिमाग में एक ही शब्द गूंजा, मंत्रज्ञ। शांतिकाल बीच में शांत खड़े थे, सीधे, निडर, बिल्कुल अडिग। आर्यन ने घूंट भरा, ये इंसान आखिर है कौन? अगले ही पल हजारों मंत्रज्ञ बोलने लगे, किसी अनजानी भाषा में। आर्यन को समझ नहीं आया, लेकिन उनके चेहरे देखकर साफ था वे अच्छे इरादे से नहीं आए थे। और फिर एक साथ हमला। हजारों रंगीन मंत्र आकाश में फटे, जमीन चटक गई, आसमान टूटकर दरकने लगा। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसी शक्ति है? वह इस दृश्य का हिस्सा नहीं था। न उसे कोई चोट लग रही थी, न कोई असर। वह केवल एक दर्शक था। लेकिन जो देखकर वह सहम गया वह यह था कि हजारों लोगों के हमले के बावजूद भी शांतिकाल अकेले ही भारी पड़ रहे थे। सिर्फ हाथ हिलाते ही उन्होंने आसपास की जगह रोक दी और दर्जनों मंत्रज्ञ धूल बनकर गायब हो गए। हमलावर भी कम नहीं थे। वे उल्काएं बुला लेते, धरती फाड़ देते, बिजली गिरा देते, पर शांतिकाल फिर भी टिके रहे। धीरे धीरे लड़ाई का पलड़ा पलटना शुरू हुआ। एक महिला मंत्रज्ञ प्रकाश की रफ्तार से आई और शांतिकाल का हाथ काट दिया, लेकिन उसी क्षण वह खुद मर गई। नहीं! आर्यन के मुंह से चीख निकल गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह शांतिकाल के लिए भावनात्मक हो गया। अब घाव पर घाव। शांतिकाल का शरीर लहूलुहान था, शक्ति कम हो रही थी, पर उसी अंतिम क्षण
उन्होंने हाथ उठाया और हथेली पर एक श्वेत कमल खिल उठा। आर्यन का दिल उछल गया। ये तो वही कमल है। कमल खिलते ही बाकी हजारों मंत्रज्ञों पर समय जैसे थम गया। जगह जम गई। अगले ही पल एक विनाशकारी ऊर्जा तूफान, एक एक कर सभी मंत्रज्ञ आत्माहीन होकर गिरने लगे और बीच में खड़े शांतिकाल की आंखें धीरे धीरे बुझने लगी। मगर उनकी पीठ सीधी थी, उनकी नजर में कोई डर नहीं था। और मरते समय आर्यन को लगा मंत्र सम्राट ने उसकी ओर सिर हिलाकर इशारा किया, मानो कह रहे हो, अब तुम। आर्यन की आंखें भर आईं। सब कुछ सफेद रोशनी में बदल गया। वह अब एक रहस्यमयी चमकीली सफेद जगह में तैर रहा था। आसपास अनगिनत चमकते कण, कुछ छोटे कुछ विशाल, धीरे धीरे घूम रहे थे। बहुत देर बाद भी उसके मन में वही दृश्य था, एक अकेला योद्धा हजारों दुश्मनों के सामने और अंत तक अडिग खड़ा। वही कमल, वह उसी के हाथ में था। उसकी नजर एक छोटे से प्रकाश कण पर पड़ी जो उसके पास मंडरा रहा था। वह हाथ बढ़ाने ही वाला था कि दृश्य फिर बदल गया। आर्यन ने खुद को वापस तालाब में तैरता पाया। वह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। कमल कहां गया? उसने चारों ओर देखा पर कमल गायब था। पर तभी उसने अपना प्रतिबिंब देखा और सन्न रह गया। उसके माथे पर भौं के ठीक ऊपर एक छोटा सा सफेद कमल का चिन्ह उभर आया था। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या कमल मेरे अंदर समा गया? सोचते ही पूरे शरीर में सहरन दौड़ गई। कौन था वह शांतिकाल? क्या यह कमल उसकी शक्ति थी? क्या यह आर्यन को मंत्रज्ञ बनने की दिशा में ले जा रहा था? कमल चिन्ह धीरे धीरे उसकी त्वचा में समा गया और गायब हो गया। आर्यन ने पानी से बाहर निकलकर कपड़े पहने, नीली कुर्ती नुमा ट्यूनिक और सफेद पैंट और अलाव की दिशा में चल पड़ा। लेकिन तभी एक व्यंग्य से भरी आवाज हवा में तैरती हुई आई। ओहो, ये रहा हमारा गांव वाला योद्धा। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। फिर वही हरामी। पेड़ों के बीच फैली अंधेरी पगडंडी से जयवीर पाल्मर धीरे धीरे खुले मैदान की ओर चला आया। महंगे रेशमी कपड़े, चमकीले गहने और चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। उसके आने भर से माहौल खराब हो गया। उसके पीछे उसी उम्र के दो लड़के राघव और निखिल मजाक उड़ाते हुए बोले, हाँ, यही है हमारा गांव का योद्धा। और देख तो इसकी जंग लगी तलवार, हवा चले तो टूट जाएगी। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक ये तीनों लगातार आर्यन को चढ़ाते रहे थे। कारण सिर्फ एक, वो इस पूरे समूह में अकेला साधारण परिवार से था। उन्हें इस बात से चिढ़ थी कि कोई आम लड़का मंत्रज्ञ बनने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। असल में मंत्रज्ञ बनने का अवसर लगभग हमेशा बड़े घरानों के बच्चों को मिलता था। साधारण बच्चे तो सपने में भी नहीं सोचते। आर्यन तो बस किस्मत वाला था कि किसी घूमते हुए मंत्रज्ञ ने उसकी क्षमता पहचानी और उसे आगे बढ़ने की राह दिखाई। आर्यन ने जयवीर को आते देखा। उसका जबड़ा कस गया। जयवीर कौरमेय साम्राज्य के एक ड्यूक का बेटा था। हर किसी को नीचा समझता था और आर्यन जैसा साधारण लड़का उसके लिए तो बस धूल। अब तक आर्यन चुप रहता था, झगड़ा नहीं करना चाहता था। पर आज श्वेत कमल का दर्शन, मंत्र सम्राट शांतिकाल का दृश्य, सबने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। उसके अंदर कहीं आग जल चुकी थी। वो सीधे जयवीर की आंखों में देखकर बोला, क्या चाहिए? जयवीर हक्का बक्का रह गया। ओह, बोलना भी आता है? राघव गुर्राया। ओए, ये नजर क्या है तेरी? निखिल भड़क उठा। जयवीर से ऐसे बात करता है? आर्यन ने दोनों को अनदेखा करते हुए कहा, अगर कोई काम नहीं है तो दफा हो जाओ, और आगे परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। समझ आया? कुछ पल के लिए सब स्तब्ध रह गए। जयवीर का चेहरा लाल हो गया। नीच इंसान, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? राघव आगे बढ़ा। छोड़ जयवीर, अब हम सिखाते हैं इसे असली जगह। उसने बिना सोचे समझे मुक्का फेंका, पर आर्यन ने एक कदम साइड लेकर उसे खाली कर दिया। फिर बिना समय गवाए धप, उसका अपना ही घूंसा आर्यन ने उसके नाक पर जमा दिया। राघव चिल्लाते हुए जमीन पर गिरा। आह, मेरी नाक टूट गई। वो गाली देने ही वाला था कि धम। आर्यन ने सीधे उसके चेहरे पर पैर रखकर उसे बेहोश कर दिया। निखिल की टांगें कांपने लगी। जयवीर के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। आर्यन ने निखिल को इशारा किया, आजा, इंतजार किस बात का? निखिल की आंखें फैल गईं। ह ह ह, और फिर वो चीखता हुआ भाग गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जयवीर चिल्लाया, भागता कहां है?
वापस आ। लेकिन निखिल तो हवा हो चुका था। जयवीर तिलमिला रहा था और तभी उसने देखा आर्यन झुककर राघव की कमर से उसका सिक्कों का थैला उठा रहा था। चोर, वो नीचे रख। आर्यन ने थैली खोली। सोने के सिक्कों की चमक उसके चेहरे पर पड़ गई। उसने सीटी बजाई। इतना सारा? कौरमेय में काम करके उसने कभी इतनी रकम नहीं देखी थी। फिर उसने जयवीर की ओर हाथ बढ़ाया। चल, अपना थैला भी दे दे। जयवीर दंग रह गया। तू मुझे लूट रहा है, एक ड्यूक के बेटे को? गुस्से में वो आर्यन पर झपटा। हरामी, लड़ मेरे साथ। धड़ाम। आर्यन ने एक पंच में उसे भी बेहोश कर दिया। उसने जयवीर की रेशमी थैली उठाई जो पहली वाली से 2 गुनी भारी थी। वो मुस्कुराया। इसे कहते हैं मुझे तंग करने का जुर्माना। हंसते हुए वो अलाव की ओर चला पड़ा। इतने समय से जो पैसे की चिंता उसे खाए जा रही थी, आज वो समस्या ऐसे ही हल हो गई थी। उसका मूड हल्का हो गया। उसे किसी बदले का डर नहीं था। कौरमेय साम्राज्य दूर था और यहां के भाड़े के सैनिक बच्चों की लड़ाई में दखल नहीं देते। आर्यन खाने की लाइन में लग गया। थोड़ी देर बाद उसे रोटी और मांस का गाढ़ा सूप मिला। पास ही घास पर बैठकर वो खाने लगा। खाते खाते उसका हाथ अपने माथे पर गया जहां वो श्वेत कमल चिन्ह छिपा हुआ था। वो स्थान क्या था? इतने प्रकाशकण? मंत्र सम्राट शांतिकाल की लड़ाई? जवाब कोई नहीं था। बस एक इच्छा थी, उसे फिर वहां पहुंचना है। खाना खत्म कर वो घास पर लेट गया। सितारों से भरे आसमान को देखता रहा। शांतिकाल की वीरता की छवि उसके मन में बार बार घूमती रही। क्या मैं कभी वैसा बन पाऊंगा? धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। उधर काफिले की एक गाड़ी में जैतूनी रंग का चोगा पहने एक व्यक्ति खिड़की के पास बैठा पुरानी किताब पढ़ रहा था। अचानक उसने सिर उठाया और सोते हुए आर्यन पर नजर डाली। फिर उसकी निगाह उस पर रखी सोने से भरी पोटलियों पर गई। इसके बाद मैदान में पड़े 2 बेहोश लड़कों पर। उसके चेहरे पर एक हल्की सिकुड़न आई। फिर वो चुपचाप सांस लेकर किताब में डूब गया। एक और महीना बीत गया। पथरीली सड़कों, कीचड़ और लगातार बरसते बादलों के बीच यात्रा पार्टी चंद्रनगर की ओर बढ़ती रही। बरसात का मौसम था। हर दिन घनघोर बारिश, हर रात भीगी हवा। रास्ता कठिन था, लेकिन काफिले के मजबूत शल्कधारी घोड़े सब कुछ झेल लेते थे। कभी कभार जादुई पशु हमला करते, पर भाड़े के सैनिकों ने हर हमले को रोक दिया। इन सैनिकों में भले मंत्र शक्ति ना हो, पर लड़ाई उनकी रगों में बहती थी। 30 से ज्यादा अनुभवी योद्धा जो किसी भयंकर जानवर को भी गिरा सकते थे। लेकिन सब जानते थे, जैसे जैसे वे रात्रि कला साम्राज्य की सीमा के करीब पहुंचेंगे, जादुई प्राणियों की संख्या बढ़ेगी और उस स्तर पर ये सामान्य सैनिक किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए पुष्पक अकादमी ने अपने 3 प्रथम स्तर मंत्रज्ञ यात्रा की सुरक्षा के लिए भेजे थे। अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया था, पर जब वे उठेंगे, बच्चे यकीन करते थे कि वो दृश्य अविस्मरणीय होगा। इन दिनों आर्यन लगातार प्रशिक्षण करता रहा, शरीर भी और लड़ाई की टेक्निक भी। बीते महीने में जयवीर पाल्मर ने कुछ और बच्चों को साथ लेकर कई बार आर्यन के सामने पैंतरे आजमाने की कोशिश की, पर हर बार पिटाई उन्हीं की हुई और हर बार आर्यन की जेब और भारी हो गई। एक समय ऐसा आया जब बच्चों ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। वर्ग भेद की वजह से कोई भी बच्चा उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। इससे आर्यन को थोड़ा दुख तो हुआ, पर वो इसकी आदत डाल चुका था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी खुद को मजबूत बनाना और एक दिन मंत्रज्ञ बनना। पर सैनिकों का मामला अलग था। उनके लिए वो भविष्य का संभावित मंत्रज्ञ था, और कौन ऐसा व्यक्ति नाराज करेगा। उस शाम आर्यन एक छोटे अलाव के पास बैठकर कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ खाना खा रहा था। राकेश, तुम चंद्रनगर में रहते थे ना? कैसा है वो शहर? आर्यन ने बड़े चाव से पूछा। राकेश, पीछे जाती हेयरलाइन वाला, बाएं आंख पर एक गहरा निशान लिए मध्यम आयु का सैनिक हंसते हुए बोला, मेरे भाई, मैंने दक्षिण महासंघ के इतने राज्य देखे हैं, पर चंद्रनगर जैसा खूबसूरत शहर कोई नहीं। आर्यन की आंखें चमक उठीं। अच्छा, जरा बताओ तो। राकेश ने गेहूं बियर का प्याला एक ही घूंट में खाली किया और बोले, शहर के बीच से बहती है अरई नदी। वही शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरखंड और दक्षिण खंड। उत्तरखंड में है राजमहल और सारे बड़े घराने। दक्षिण खंड में है हमारी पुष्पक अकादमी। वो सोच में डूबा ही था कि पास बैठी भाड़े की सैनिक लायरा ने आंखें तरेरी। और चंद्र सेतु भूल गए क्या? राकेश ने सिर पर हाथ मारा। अरे हाँ, शहर का सबसे मशहूर स्थल चंद्र सेतु। आर्यन उत्सुक हो उठा। क्या खास है इस सेतु में? लायरा मुस्कुराई।
ये पुल अरई नदी के ऊपर बना है। कहते हैं इसका निर्माण जादुई तकनीक से हुआ था, शायद बौनों ने बनाया था। और जब दोनों चंद्रमा आर्या और लूना आसमान में साथ चमकते हैं तब ये पूरा पुल रोशनी से जगमगा उठता है, मानो चंद्रमा खुद नीचे उतर आए हों। आर्यन दंग रह गया। जादू से बना पुल, वाह। बाकी सैनिक भी उत्साह से शहर की बातें करते रहे। बाजार, महोत्सव, मंत्रज्ञों की गलियां और वो रहस्यमयी मोहल्ला जिसे सिर्फ मंत्रज्ञ ही देख सकते हैं। आर्यन के भीतर अधीरता भरने लगी। काश जल्दी से चंद्रनगर पहुंच जाएं। लायरा ने हंसते हुए कहा, जब मंत्रज्ञ बन जाओ तो हमें भूल मत जाना, काम धंधे में बुला लेना। आर्यन समझ गया, ये लोग उसकी भावी ताकत से दोस्ती करना चाहते हैं। वो मुस्कुराया, जरूर, वादा है। ये सुनकर सैनिक खुश हो गए। उसी दौरान उन्होंने आर्यन को पहली बार शराब भी चखाई और आर्यन आधे घूंट में ही लाल हो गया। उधर कैंप के दूसरे कोने में जयवीर और उसके साथ कुछ बच्चे ईर्ष्या से आग बबूला हो रहे थे। एक झाई वाला बच्चा बोला, जयवीर, हम यूं ही बैठे रहेंगे? उसने मेरी तलवार ले ली थी, वो हमारे खानदान की धरोहर थी। जयवीर ने ठंडी नजरों से उसे देखा। तो जाकर उससे मांग ले वापस। वो सन्न रह गया। आर्यन ने उसे पिछली बार इतनी जोर से लात मारी थी कि अभी भी बैठते वक्त दर्द होता था। जयवीर ने खींच कर कहा, सोचा था। वो वापस आर्यन की ओर देखने लगा। आर्यन अब सैनिकों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, शायद थोड़ा नशे में भी था। जयवीर की आंखों में खतरनाक ठंडक चमकी। जैसे जैसे हम रात्रि कला साम्राज्य की सीमा के पास पहुंचेंगे, जादुई पशुओं के हमले बढ़ेंगे। उस अफरा तफरी में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा आर्यन तिवारी। मेरे पैसे चुराकर मुझे अपमानित करने की हिम्मत, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। दोपहर की धूप अपनी पूरी चमक के साथ शिखर घाटी पर बिखरी हुई थी। दूर दूर तक फैली हरी घाटी और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, जहां अनगिनत जादुई जीव बसे थे, हर आकार, हर शक्ति के। यात्री सामान्यतः इस घाटी से गुजरते समय सिर्फ उस रास्ते पर चलते थे जिसे पहले से मंत्रज्ञों ने सुरक्षित घोषित किया हो, वरना अकेले इस घाटी में घुसना सीधा मौत को न्योता देना था। हालांकि एक बेहद शक्तिशाली मंत्रज्ञ के लिए यह जगह भी कोई चुनौती नहीं थी। काफिला अभी अभी शिखर घाटी में दाखिल हुआ था। यहां से चंद्रनगर पहुंचने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगना था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अब से जादुई जानवरों के हमले और भी बढ़ने वाले थे। ये प्राणी अपनी सीमा में बाहरी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आर्यन तिवारी गाड़ी की खिड़की से बाहर झांक रहा था, आंखों में विस्मय। कौरमेय साम्राज्य के छोटे से कस्बे से आया ये लड़का पिछले 2 महीनों में दुनिया को नए तरीके से देख रहा था। दूर पहाड़ियों में एक झुंड लोमड़ियां काफिले को सतर्क निगाहों से देखते हुए खड़ी थीं। बगल में उनके बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। एक ओर आग जैसे अयाल वाले घोड़े खुले में स्वतंत्र दौड़ रहे थे। दृश्य मनमोहक था, लेकिन आर्यन जानता था ये सिर्फ सतह है। खतरा हर झाड़ी, हर पत्थर के पीछे छुपा था। उसने तलवार के हिल्ट को कसकर पकड़ा। राकेश और बाकी सैनिकों ने बताया था कि शिखर घाटी से गुजरते हुए हर बार कुछ न कुछ मौतें होती ही हैं। ये पहली बार नहीं था जब ये सैनिक बच्चों को चंद्रनगर ले जा रहे थे। उसने सुना था इस जगह से हर यात्रा में कुछ न कुछ हताहत होते ही थे। मंत्रज्ञ भी हर किसी को नहीं बचा सकते थे। अचानक एक हल्की आवाज, माफ कीजिए। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। 2 छोटी सी चोटी वाली एक लड़की उसे घबराई नजरों से देख रही थी। हाँ, क्या हुआ? लड़की ने कुछ सोचा, फिर धीमे स्वर में बोली, आप अक्सर उन सैनिकों से बात करते हैं, वो क्या बता रहे थे? चंद्रनगर कितना दूर है? मैं अब और नहीं सह पा रही। आर्यन ने उसकी आंखों में असहजता और डर दोनों देखे। वो हल्के से मुस्कुराया, दया और समझ के साथ। ये राजघराने के बच्चे ऐसी कठिन यात्रा के आदी नहीं होते, उसने सोचा। सच में, जहां आर्यन ने इस यात्रा को रोमांच की तरह जिया था, बाकी बच्चों के लिए यह सफर एक यातना बन चुका था। कई बच्चे महीनों से लगातार गाड़ियों में बंद थे, ऊपर से जंगली जानवरों के हमले। मानसिक थकान हर चेहरे पर साफ दिखती थी। आर्यन बोला, सैनिकों ने कहा है कि रात्रिकला साम्राज्य की सीमा 2 हफ्तों में पहुंच जाएगी। उसके बाद पूरा रास्ता सुरक्षित है। फिर चंद्रनगर पहुंचने में बस 1 हफ्ता लगेगा। लड़की ने राहत की सांस ली। बाकी बच्चों ने भी ये सुनकर चैन पाया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज ढलने से पहले ही काफिले ने एक ऊंचे टीले पर कैंप लगाने का निर्णय लिया। सैनिकों ने तेजी से तंबू खड़े किए और आग जलाई। ये सब उनकी रोज की जिम्मेदारी थी। उसी समय जैतूनी चोगा पहने, नीली आंखों वाला वो शांत व्यक्ति जो हमेशा अपनी पुरानी किताब में खोया रहता था, अचानक खिड़की से बाहर देखने लगा।
उसकी नजर मानो दूर दूर तक फैली हुई थी। कुछ देर बाद वो धीरे से बोला, लगता है अब हमें हरकत में आना पड़ेगा। गाड़ी में बैठे बाकी 2 मंत्रज्ञ, एक पुरुष एक महिला, भी उसी दिशा में देखने लगे। पुरुष ने कहा, पहले सैनिकों को निपटने दो, जब हालात बिगड़ेंगे तब हम आगे आएंगे। और इन रईस बच्चों को थोड़ा कड़ा अनुभव चाहिए। पुष्पा का आदमी कमजोर हृदय वालों के लिए नहीं है। नीली आंखों वाला व्यक्ति कंधे उचकाकर वापस किताब में डूब गया। कुछ देर शांति रही और फिर हाउ, एक भेड़िए की डरावनी हुंकार ने पूरी घाटी को हिला दिया। प्रतिध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती रही। फिर एक के बाद एक सैकड़ों हुंकारें। कैंप में अफरा तफरी मच गई। धत, ये भेड़ियों का झुंड है और बहुत बड़ा है। सैनिकों के चेहरे गंभीर हो गए। एक अकेला जादुई भेड़िया समस्या नहीं था, लेकिन भेड़ियों का झुंड, और वो भी नौरात में, ये मौत की घंटी थी। रात्रि भेड़िए अपने झुंड में सेना जैसे तालमेल से लड़ते थे, सटीक, तेज, घातक। दल के नेता, एक विशाल खौफनाक गंजे सैनिक ने गरज कर बोला, सब गाड़ियां घुमाओ, दीवार बनाओ, लड़ाई की तैयारी करो। रात के अंधेरे में दूर पहाड़ियों के बीच सैकड़ों हरी चमकती आंखें दिखाई देने लगी और वे बिजली की रफ्तार से कैंप की ओर दौड़ रही थीं। जमीन कांपने लगी, मानो पूरी घाटी थर्रा रही हो। ये रात्रि भेड़िए हैं, सब तैयार हो जाओ। सैनिक चिल्लाते हुए फॉर्मेशन में खड़े होने लगे। बच्चों में चीख पुकार मच गई। कई रोने लगे, कुछ अपने हथियार थामे कांप रहे थे। आर्यन का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी नई प्राप्त स्टील तलवार म्यान से निकाली। हाथ पसीने से भीग रहे थे। उसी समय पास खड़े जयवीर पाल्मर ने अपने क्रॉसबो को कसकर पकड़ा। दूर आती रात्रि भेड़ियों पर उसकी नजर थी, लेकिन जब उसने सिर घुमाया और आर्यन को देखा, उसकी आंखों में एक खतरनाक सर्प जैसी चमक उभर आई। भूखे रात्रि भेड़िए दहाड़ते हुए काफिले की ओर दौड़ रहे थे। जबड़े खुले, दांत बाहर, आंखों में हरी चमक। जैसे ही वे 30 मीटर दूर पहुंचे, गंजे नेता की गर्जना गूंजी, तीर चलाओ। दर्जनों बाण एक साथ छोड़े गए। आगे दौड़ते भेड़िए जैसे ही तीरों से टकराए, वे लड़खड़ाए और पीछे से आते अपने ही झुंड द्वारा कुचल दिए गए। 15 मीटर पर पहुंचते ही दूसरी वॉली छोड़ी गई और 1 दर्जन भेड़िए और ढेर। नेता ने भाला घुमाते हुए दहाड़ लगाई, मेरे साथ लड़ो। सैनिकों ने हथियार कसकर संभाले और प्रतीक्षा की। अगले ही पल धड़ाम, भेड़ियों का झुंड लकड़ी की गाड़ियों से जा टकराया। गाड़ियों के बीच या ऊपर तैनात सैनिकों ने एक साथ प्रतिकार किया। एक भयानक खूनी जंग शुरू हो गई। हर कुछ क्षणों में एक भेड़िया चीखता हुआ गिरता, लेकिन उतने ही नए आगे बढ़ जाते। कुछ भेड़िए चक्कर काटकर पीछे से घुसने लगे, पर वहां मौजूद सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। गालियां, चीखें और रात्रि भेड़ियों की दहाड़ पूरी घाटी को कपाने लगी। कैंप के केंद्र में खड़े बच्चों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आर्यन का शरीर कांप रहा था। उसने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। अपने गांव में तो उसने बस एक जंगली सुअर का शिकार किया था। ये दृश्य, ये जानलेवा संघर्ष उसके दिल को झकझोरने के लिए काफी था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांसें ली, खुद को शांत किया। कुछ पलों बाद उसने तलवार पर पकड़ मजबूत करते हुए सोचा, जो भी यहां तक आ गया उसे मैं गिरा दूंगा। वो पागलपन भरी बहादुरी नहीं दिखाना चाहता था। वो जानता था सैनिकों जैसा अनुभव उसमें नहीं था, इसलिए वो सुरक्षित केंद्र में खड़ा होकर किसी भी चूक को रोकने का मन बना चुका था। लेकिन जल्द ही सैनिकों की फॉर्मेशन टूटने लगी। कुछ ही मिनटों में एक युवा सैनिक भेड़ियों के बीच फंसकर मौत का शिकार हो गया। इन्हीं में से एक घायल भेड़िया ब्लॉकेट तोड़कर बच्चों की ओर दौड़ पड़ा और बदकिस्मती से उसका निशाना आर्यन के पास खड़ा समूह था। बच्चे भय से जड़ हो गए। उनकी टांगें कांप रही थीं, चीखें गले में अटक गई थीं। पर उसी क्षण आर्यन आगे बढ़ा। भागने के बजाय वो भेड़िए की ओर दौड़ा। दौड़ते हुए उसने तलवार उठाई और एक तेज क्षैतिज वार किया। वार इतना तेज, इतना साफ था कि भेड़िया कुछ कदम बाद रुककर वहीं ढह गया। गरम लहू चारों दिशाओं में छिटक गया। तलवार गर्दन से होती हुई पेट तक उतर गई थी। भेड़िया कुछ क्षण तड़पा और फिर शांत हो गया। आर्यन ने भारी सांसें लेते हुए कहा, मैंने कर दिखाया। उसके नसों में दौड़ रहा एड्रेनलिन उसे अजय महसूस करा रहा था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो सैनिकों की पंक्ति में शामिल होकर भी लड़ सकता है, पर फिर उसने खुद को संभाला, सिर झटका। नहीं, मूर्खता नहीं करूंगा। वो तेजी से वापस केंद्र में लौट आया और रेडीनेस में खड़ा हो गया। अब बच्चों को होश आया। हे भगवान, तुमने देखा, उसने भेड़िया मार दिया। कुछ बच्चे उसे विस्मय से देख रहे थे, कुछ ईर्ष्या और जलन से। एक सामान्य लड़का उनसे बेहतर कैसे? लेकिन उसकी ये बहादुरी ने बच्चों का मनोबल बढ़ा दिया। कई बच्चे हथियार संभालकर तैयार हो गए,
आखिर वे सब भविष्य के मंत्रज्ञ बनने का सपना देख रहे थे, किसी आम लड़के से पीछे कैसे रहते। दूर जयवीर पाल्मर ने यह सब देखा। वो दंग रह गया था। अगर मैं उसकी जगह होता, क्या मैं भी ऐसा कर पाता? अंदर का जवाब साफ था, नहीं। उसके भीतर क्षण भर के लिए झिझक जागी। क्या उसे अभी भी आर्यन पर वार करना चाहिए? पर फिर अहंकार और पुराने अपमान की आग सुलग उठी। उसकी आंखों में क्रूरता भर गई। इस घटिया लड़के ने मुझे सबके सामने मारा, मेरे पैसे छीन लिए, मुझे अपमानित किया। ये माफ नहीं करूंगा, इसे मरना ही होगा। आगे ब्लॉकेड टूटने लगा। कई भेड़िए गाड़ियों के बीच घुस आए। 2 बच्चे भी मारे जा चुके थे। मंत्रज्ञ अभी भी शांत बैठे थे। सैनिक और बच्चे बेचैनी की हद तक तनावग्रस्त थे। आर्यन लगातार आते हुए भेड़ियों को काट रहा था। ऊर्ध्ववार, क्षैतिजवार, भौंकना, दांवपेच, हर दिशा से, हर प्रहार में उसका पूरा अस्तित्व झुका हुआ था। उसका शरीर खून से सना था। किसी जगह उसका अपना खून, कहीं भेड़ियों का। वो खुद को खो चुका था, मानो तलवार खुद चल रही हो। उसी पल दूर से झाड़ियों में छिपा जयवीर उसे देख रहा था और उसकी आंखें चमक उठीं। यही मौका है। उसने क्रॉसबो में बिजली सी तेजी से तीर चढ़ाया, आर्यन पर निशाना साधा और फिर ऊपर से मासूमियत का नकाब पहनते हुए चिल्लाया, आर्यन, मैं मदद कर रहा हूं। फूट! क्रॉसबो का तीर निकल चुका था और जयवीर के होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। उस समय आर्यन एक रात्रि भेड़िए के हमले से खुद को बचाने में पूरी तरह लगा हुआ था। लगभग 10 मिनट से वो लगातार लड़ रहा था, सांसें भारी, शरीर थका हुआ। इसलिए जब किसी की आवाज आई, आर्यन, मैं मदद कर रहा हूं, तो उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन आवाज पहचानते ही वो चौंक गया। ये तो जयवीर की आवाज है। वो मदद क्यों कर? वो पूरा वाक्य सोच भी नहीं पाया था कि तड़ाक! एक तीर आकर उसकी बाएं कंधे को चीरता हुआ निकल गया। आर्यन की आंखें सदमे से फैल गईं और तीर लगते ही वो एक क्षण भी संभल नहीं पाया। उसी समय भेड़िया झपट पड़ा। भेड़िए के धारदार दांत उसके बाएं हाथ में धंस गए और उसे जमीन पर दबा लिया। भेड़िए की गुर्राहट और आर्यन की चीख एक साथ गूंज उठी। दूसरी ओर छिपकर देख रहा जयवीर पाल्मर मन ही मन गाली दे रहा था। धत तेरी! मैं सिर पे निशाना लगा रहा था। उसने दूसरा तीर चढ़ाया, पर हिचक गया। एक और हमला करता तो यह सीधा हत्या का प्रयास माना जाता और वहां 3 मंत्रज्ञ मौजूद थे। खतरा उठाने की जरूरत नहीं थी। उसने एक आखिरी बार आर्यन की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ भेड़ियों पर तीर चलाने लगा। मरने दो इसे, नीच इंसान। वहीं जमीन पर आर्यन छटपटा रहा था। वो पूरी ताकत लगा रहा था, पर भेड़िए के सामने उसका शरीर बेबस पड़ता जा रहा था। बाएं हाथ से खून बहता जा रहा था और हाथ सुन्न पड़ने लगा था। आंखों में आंसू भर आए। दर्द, गुस्सा और अपमान सब मिलकर भीतर कुछ तोड़ रहे थे। वो सोचने लगा, अपने बचपन की सारी मुश्किलें, तालाब में मिला श्वेत कमल और मंत्र सम्राट शांतिकाल की वो महान लड़ाई, सब उसके भीतर घूमने लगा। फिर उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी सांसें भारी हो गईं, उसका पूरा शरीर जैसे आग में घिर गया हो। हजारों मंत्रज्ञों से अकेला लड़ने वाला वो महान योद्धा, और मैं एक जानवर तक नहीं मार सकता? मैं मर नहीं सकता, अभी नहीं। मैंने कुछ हासिल किया ही नहीं। वो भीतर से फट पड़ा। गुस्से, दर्द और जिंदा रहने की जिद ने उसकी नसों में बिजली तोड़ा दी। उसकी नजर तीर पर गई, वही तीर जो उसके कंधे में धंसा था, और उसने उसे खींचकर निकाल डाला। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप उठा, पर वो रुका नहीं। उसने तीर को पकड़कर पूरी ताकत से भेड़िए की आंख में घोंप दिया। भेड़िया दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। भागने की कोशिश की, पर आर्यन उसके ऊपर चढ़ गया, अपने पैरों को उसकी गर्दन के चारों ओर सांप की तरह लपेटते हुए। फिर धड़ाम! उसने तीर को भेड़िए की खोपड़ी में और धंसा दिया। फिर लगातार वो तीर पर मुक्के बरसाता रहा, जब तक कि भेड़िया पूरी तरह शांत न हो गया। कुछ क्षणों बाद भेड़िए का विशाल शरीर उसके ऊपर ढह गया। आर्यन निष्क्रिय पड़ा रहा, थका हुआ, खून से लथपथ। बहुत मुश्किल से उसने भेड़िए का शव हटाया और खड़े होने की कोशिश की। उसका बायां हाथ भयानक लग रहा था, मांस फटा हुआ, दांतों के गहरे निशान, खून लगातार बहता हुआ। वो किसी नर्क से निकले दैत्य जैसा लग रहा था। उसकी नजरें भीषण गुस्से से भरी थीं। वो इधर उधर देखने लगा और अंत में उसकी निगाह ठिठक गई जयवीर पाल्मर पर। आर्यन की आंखें पागलपन से चमक उठी।
मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने भारी आवाज में कहा और उसकी ओर बढ़ने लगा। अब वो शांत संयमी लड़का नहीं था, वो मौत का स्वरूप लग रहा था। जयवीर ने आर्यन को देखा, पूरी तरह खून में डूबा, आंखों में हत्या की आग, तो उसकी टांगें कांप गईं। वो धप से जमीन पर गिर पड़ा। ये जिंदा कैसे बच गया? भेड़िए ने इसे चीर डालना चाहिए था, उसने कांपते हाथों से कहा। आर्यन रुको, वो तीर, वो गलती थी, मैं कसम खाता हूं। पर आर्यन नहीं रुका। टूटी सलवार लेकर वो उसकी ओर बढ़ता रहा। जब उनमें बस कुछ कदम की दूरी रह गई, तभी उनके बीच हवा जैसे कांप गई और एक आकृति उनके बीच उतर आई। वही नीली आंखों वाला जैतूनी चोगाधारी मंत्रज्ञ। वो पहले जयवीर की ओर मुड़ा और एक नजर ही काफी थी। जयवीर का पूरा शरीर कांप गया। फिर उसने आर्यन की ओर देखा, जो खून से लथपथ होने के बावजूद स्थिर था, निर्भय था। मंत्रज्ञ ने शांत आवाज में कहा, यह समय नहीं है और न ही जगह। आर्यन ने विरोध किया, लेकिन उसने, मैंने कहा यह जगह नहीं। उसकी आवाज अब कठोर हो चुकी थी। जयवीर ने राहत की सांस ली। वो तुरंत बोल पड़ा, धन्यवाद महोदय, आप न होते तो। चुप रहो, तुम्हारे किए हुए से मैं अनजान नहीं हूं। जयवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चुप हो गया। उसी समय वही दो अन्य मंत्रज्ञ भी, एक पुरुष और एक महिला, भी प्रकट हुए। तीनों के जैतूनी चोगों पर 4 पंखुड़ी वाले पुष्पक चिन्ह चमक रहे थे। पुरुष ने दूर झाड़ियों की ओर देखा। एक विशाल रात्रि भेड़िया, बाकी भेड़ियों से बड़ा, अधिक आक्रामक, अधिक जागरूक। वो बुदबुदाया, लगता है ये दूसरे स्तर का जादुई पशु बनने के कगार पर है। नीली आंखों वाले व्यक्ति ने कहा, इसीलिए इतने बड़े झुंड को नियंत्रित कर पाया। महिला मंत्रज्ञ बोली, चलो मिलकर इसे खत्म करते हैं। इसके साथ ही तीनों मंत्रज्ञ एक छलांग में गाड़ियों की बाधा के बाहर उतर आए और सैकड़ों रात्रि भेड़िए, जो अभी तक पागलपन से दौड़ रहे थे, उनके सामने आते ही पीछे हट गए, खतरे को पहचान कर। नीली आंखों वाले मंत्रज्ञ ने उंगलियां चटकाईं। चलो काम शुरू करें। ओ, रात्रि भेड़ियों के झुंड की नेता भेड़िया ने कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई और तीनों मंत्रज्ञों पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन भेड़िए भयभीत थे। तीनों मंत्रज्ञों की उपस्थिति ही उनके लिए मौत की चेतावनी थी। फिर भी आदेश का पालन करते हुए वे आगे बढ़े। केलिका, चांदी जैसे बाल और समुद्र सी आंखों वाली मंत्रज्ञा ने हल्की नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, वो झुकी और अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। एक चमकता जादुई चक्र उसके हाथों के नीचे प्रकट हो गया। पहला श्रेणी मंत्र, जल सृजन, स्पिल वाटर। कुछ ही क्षणों में उसके नीचे की जमीन से पानी उभर आया, धीरे धीरे झुंड की ओर बहता गया। ये पानी भेड़ियों को रोक नहीं सकता था, बस जमीन थोड़ी गीली हो गई। वो पीछे हटते हुए बोली, इवान, अब तुम। इवान, चौड़े कंधों वाला, घनघनाते बालों वाला, लंबा चौड़ा मंत्रज्ञ आगे आया। उसके पैर के सिरे पर एक बड़ा जादुई चिन्ह उभरा। उसने पूरा जोर लगाकर जमीन पर पांव पटका। पहला श्रेणी मंत्र, धरती रूप, शेप अर्थ। तुरंत ही जमीन नर्म होकर कीचड़ में बदल गई। सैकड़ों रात्रि भेड़िए फिसलकर गिर पड़े, उनका संतुलन बिगड़ गया। लेकिन यह भी उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं था। अब बारी थी अलक्ष की। सुनहरे केश वाले, नीली आंखों वाले अलक्ष ने दोनों हथेलियों से जटिल मुद्राएं बनाई। उसकी दाहिनी हथेली नीली बिजली से चमक उठी। पहला श्रेणी मंत्र, विद्युत प्रहार, शॉकिंग ग्रिप। अलक्ष ने बिजली से भरी मुट्ठी कीचड़ में दे मारी और अगला दृश्य ऐसा था कि बच्चों की सांसें थम गई। कीचड़ भरी जमीन अचानक बिजली के समुद्र में बदल गई। तीनों मंत्र एक साथ जुड़े, पानी, कीचड़, विद्युत, और नतीजा हुआ तबाही। कड़कड़रार। सैकड़ों भेड़िए बिजली से तड़पकर वहीं गिर पड़े। उनका भर जल गया, शरीर ऐंठ गया और कुछ ही पल में असंख्य भेड़िए मरे पड़े थे। एक ही संयुक्त मंत्रवार से लगभग 100 भेड़िए ढेर हो गए। बच्चों में हलचल मच गई। वाह, अद्भुत! ये है मंत्रज्ञ की शक्ति। कई बच्चों ने पहली बार मंत्रज्ञों की शक्ति अपनी आंखों से देखी थी। यह दृश्य उनके लिए देवताओं के युद्ध जैसा था। यहां तक कि अनुभवी भाड़े के सैनिक भी स्तब्ध रह गए। तीनों मंत्रज्ञों का तालमेल, उनके मंत्रों की गति, उनका आत्मविश्वास, सब देखने लायक था। आर्यन धीरे धीरे सांस लेता हुआ यह दृश्य देख रहा था, पर उसके चेहरे पर विस्मय नहीं था। मैंने इससे कहीं बड़ी लड़ाई देखी है। उसके मन में मंत्र सम्राट शांतिकाल की अंतिम लड़ाई घूम गई। वो दृश्य इससे अलग दुनिया का था, पर फिर भी उसकी आंखें चमक उठीं। एक दिन मैं भी इतनी शक्ति हासिल करूंगा।
ये सोचते ही उसकी आत्मा में एक अजीब कंपन हुआ। एक क्षण के लिए वो खो सा गया। इधर रात्रि भेड़ियों के नेता अल्फा ने अपने साथियों के इतने बड़ी संख्या में मरने से बौखला गया। उसने आसमान की ओर दहाड़ लगाई, दर्द, क्रोध और पागलपन से भरी दहाड़। अगले ही पल उसके मुंह में एक काले ऊर्जा का गोला बनने लगा। वो बड़ा होता गया और फिर अग्नि की गति से तीनों मंत्रज्ञों की ओर फेंक दिया गया। इवान आगे बढ़ा, तीव्र मुद्राएं बनाई और जोर से दोनों हथेलियां एक साथ दबाईं। पहला श्रेणी मंत्र धरती गढ़ मोल्डर्थ। उसके सामने धरती फटकर ऊपर उठ गई। दो मोटी मजबूत मिट्टी की दीवारें खड़ी हो गईं। धड़ाम! अंधकार का गोला दीवारों से टकराया। धूल, पत्थर, चिंगारियां सब चारों ओर उड़ गईं। कुछ पलों बाद काला गोला मिट चुका था और मिट्टी की दीवारें भी। धूल के बीच से केलिका और अलक्ष बिजली की तेजी से बाहर निकले, सीधे अल्फा की ओर दौड़ते हुए। भेड़िया क्रोध में फिर से ऊर्जा का गोला बनाने ही वाला था, लेकिन तभी पहला श्रेणी मंत्र कंटक लता थॉर्नवाइन, पहला श्रेणी मंत्र अम्लीय प्रवाह एसिडिक स्प्लैश। केलिका के हाथ में मोटी हरी बेल उभरी और अचानक पूरी बेल पर अलक्ष के जंगली बैंगनी अम्ल की परत चढ़ गई। वो लता भेड़िए पर लपकी। अम्ल ने भेड़िए के फर और त्वचा को जलाना शुरू कर दिया। लता उसकी देह में लिपट गई, उसे पूरी तरह रोक दिया। भेड़िए की बनती हुई अंधकार गेंद भी गायब हो गई। उसकी आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया और तभी उसके पीछे की जमीन फट गई और वहां से उछलकर बाहर आया इवान। उसके हाथ में एक विशाल युद्ध हथौड़ा था। वो गुर्राया, अब पकड़ लिया। उसने दोनों हाथों से हथौड़ा उठाया और पूरी शक्ति से कड़ाम! हथौड़ा भेड़िए की खोपड़ी पर गिरा और भेड़िया एक ही बार में चिथड़े चिथड़े हो गया। बाकी भेड़िए अपने नेता को ऐसी मौत मरते देख पूंछ दबाकर भाग गए। केलिका ने मुंह बिचकाते हुए कहा, अफसोस, हम इसका शव बेच सकते थे। इवान ने शर्माते हुए कहा, मेरी गलती केलिका। अलक्ष ने हंसकर उसकी पीठ थपथपाई। अच्छा किया इवान, और चिंता मत कर, केलिका जल्दी भूल जाएगी। तीनों मंत्रज्ञ वापस गाड़ियों की ओर लौटने लगे, बच्चों और सैनिकों की तालियों के बीच। लेकिन अलक्ष की नजर अचानक कहीं अटक गई। दूर जहां आर्यन तिवारी एकदम स्तब्ध खड़ा था, उसकी आंखें खाली, मन कहीं और। अलक्ष बुदबुदाया, ये लड़का आखिर है कौन? उसे नहीं पता था आर्यन इस समय उस रहस्यमयी श्वेत कमल की आंतरिक दुनिया में उतर रहा था। आर्यन ने आंखें खोली और खुद को फिर से उसी रहस्यमय श्वेत लोक में तैरता पाया। पहले एक झटके सा डर लगा, लेकिन अगली ही सांस में उसकी आंखें चमक उठी। मैं वापस आ गया। जब से उसके माथे पर श्वेत कमल का चिन्ह उभरा था, वह हर संभव तरीका आजमा चुका था। ध्यान, प्रैक्टिस, दर्द, गुस्सा, पर वह कभी इस लोक में प्रवेश नहीं कर पाया था। और अब अचानक वह यहां था। उसने चारों ओर देखा। हजारों उजले चमकते कण धीरे धीरे हवा में तैर रहे थे। पिछली बार में कुछ समझ नहीं पाया था। वह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये रोशनी आखिर है क्या? उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ कि दूर क्षितिज में नई रोशनियां उभरने लगीं, छोटी छोटी, फिर और। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों सफेद प्रकाश कण प्रकट हो गए। आर्यन हक्का बक्का रह गया। ये हो क्या रहा है? ना उसे समझ आया कि उसने स्थान में प्रवेश कैसे किया, न ये कि ये रोशनियां क्यों जन्म ले रही थीं। वह तो बस किसी रहस्य के केंद्र में खड़ा था, कुछ ऐसा जो दुनिया के नियमों से भी परे था। हर तरफ रोशनियां अब रुक चुकी थीं। आर्यन ने सबसे पास वाले कण के पास जाकर गहरी सांस ली। जो होगा देखा जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया और उस प्रकाश कण को छू लिया। पहले कुछ नहीं हुआ, पर फिर शांति, अद्भुत, असीम शांति। मानो मन फैल गया हो, मानो सोच खुल गई हो, मानो आत्मा पर किसी पवित्र नदी ने बहकर उसे स्वच्छ कर दिया हो। वह नहीं जानता था कि यह अनुभूति कितनी देर चली, पर जब एक नया उजाला उसके सामने उभरा, तभी वो धीरे धीरे चेतना में लौटा। उसने आंखें खोली, मानो मैं नया जन्मा हूं। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें चमक रही थीं। यह एहसास मेरी आत्मा को मजबूत कर रहा है। अगर मैं इन सब रोशनियों को छू लूं तो? उसकी नजर पूरे श्वेत लोक पर घूम गई। हजारों उजले कण तारे से चमकते हुए। उसके मन में प्यास सी जागी, बेचैनी, उत्साह और लालसा का सम्मिश्रण। वह फिर एक प्रकाश कण को पकड़ने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूरा दृश्य एक झटके में गायब हो गया। अरे, ठीक हो? आवाज सुनकर आर्यन चौंक गया। आंखें खोली तो देखा कि वह फिर से वास्तविक दुनिया में था।
अलेक्स उसे हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था। अरे वाह, खड़े खड़े ही बेहोश हो गए, कमाल हो तुम। आर्यन के दिमाग में सब धीरे धीरे वापस आया। भेड़ियों का हमला, उसकी चोटें और फिर ये रहस्यमय लोक। उसने देखा चारों ओर हाहाकार खत्म हो चुका था। भेड़िए गायब, बचे हुए सैनिक घायलों की मदद कर रहे थे, बच्चे सुबक रहे थे या सांसें संभाल रहे थे। खत्म हो गया। वह थोड़ा ही बोल पाया था कि उसकी आंखें उलट गईं और वह वहीं ढह गया। सुबह का कोमल सूरज चलती गाड़ी की खिड़की से झांककर 15 वर्षीय लड़के के चेहरे पर पड़ रहा था। वह लड़का आर्यन पूरा बेंच घेर कर सोया पड़ा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। इस बार वह पहले से ज्यादा गहरी लगी, मानो भीतर नया संसार बसा हो। उसने उठकर देखा, उसका बायां हाथ पूरी तरह पट्टी में बंधा था, घावों से खून रिस चुका था। आह, हल्की सी हरकत भी उसे तीव्र दर्द दे रही थी। उसी समय खुशमिजाज आवाज आई, गुड मॉर्निंग आर्यन। उसने देखा भूरी बालों वाली एक लड़की मुस्कुरा कर देख रही थी। आर्यन चौंक गया, अब तक किसी बच्चे ने उससे बात ही नहीं की थी। फिर उसे याद आया, कल रात उसने कई बच्चों को बचाया था, शायद ये उन्हीं में से कोई है। उसने हल्की मुस्कान दी। हम अभी कहाँ हैं? पास बैठे एक लड़के ने कहा। हम अब और अंदर आ चुके हैं, शिखर घाटी के। आर्यन ने सिर हिलाया। उसे बच्चों का यह अचानक मैत्रीपूर्ण रवैया थोड़ा अजीब लगा, पर समझ भी आया, ताकत सभी को झुका देती है और बचाने वाला हमेशा सम्मान पाता है। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। पेड़, चट्टानें, पहाड़ियां सब पीछे भाग रहे थे, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। श्वेत कमल का रहस्यमय लोक। उसने महसूस किया कि उसकी धारणा तेज हो गई थी। उसके विचार साफ सुथरे बह रहे थे। उसका मन पहले से कई गुना हल्का और मजबूत था। और सबसे बड़ा बदलाव, अब वह समझ गया था कि वह उस रहस्यमय कमल लोक में अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकता है। एक गहरी सांस लेकर आर्यन ने मुट्ठी बांधी। अब असली यात्रा शुरू होगी। आर्यन तिवारी बच्चों के साथ बैठा था और उनसे पूछ रहा था कि तीनों मंत्रज्ञों ने उसके बेहोश होने के बाद क्या किया था। उन तीनों बच्चों ने एक साथ उत्साहित होकर बताया, उन्होंने एक ही वार में 100 से भी ज्यादा रात्रि भेड़िए मार गिराए। पूरा मैदान बिजली की नदी बन गया था। अविश्वसनीय था, लेकिन आर्यन का मन कहीं और था। वे सफेद प्रकाश कण जो अचानक उस रहस्यमय लोक में प्रकट हुए थे, उनकी संख्या भी लगभग उतनी ही थी। आर्यन ने भीतर ही भीतर दोनों बातों को जोड़ना शुरू किया। क्या ये संयोग है या कमल ने उन भेड़ियों की आत्माएं? और तभी उसके सामने एक बहुत पुराना दृश्य तैर उठा। काली कवच वाला वो महान मंत्रज्ञ जिसने अंतिम क्षण में श्वेत कमल का प्रयोग किया था और हजारों मंत्रज्ञों की आत्माएं एक ही झटके में निगलनी थीं। उन सब की मृत्यु, उनके शरीर गिरते हुए, उनकी आत्माएं कमल की रोशनी में समाती हुई। धीरे धीरे उस रहस्य का पर्दा आर्यन के सामने उठने लगा। वो कांप उठा। क्या वे जो सफेद बिंदु थे वे आत्माएं थीं? उसने अपने माथे को छुआ जहां कभी कमल का चिन्ह चमका था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। श्वेत कमल आत्माएं निगल सकता है और मैं उन्हें ग्राह्य कर सकता हूं अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। यह विचार उसे असीम प्रसन्नता भी दे रहा था और उतना ही भय भी। ये शक्ति दुनिया में कितनी दुर्लभ है। अगर किसी को पता लग गया तो? अगर ये कमल प्रतिबंधित है या श्रापित या कोई पौराणिक आकांक्षा जिसे लोग पाने के लिए साम्राज्य जला डालें? ना चाहकर भी वो डर गया। वो बच्चों की ओर मुड़ा, तनाव में। मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? मुझे गाड़ी में किसने रखा? मेरे घाव किसने बांधे? एक लड़के ने सहजता से जवाब दिया, सुनहरे बालों वाले मंत्रज्ञ अलेक्स आपको उठाकर लाए थे और फिर एक सैनिक ने पट्टियां बांधी, मरहम लगाया। आर्यन का दिल धड़का। क्या अलेक्स को कमल के बारे में पता चला? उसने खुद को शांत होने को मजबूर किया। नहीं, अगर कमल उसके भीतर जा सकता है तो इतना आसान नहीं होगा कि कोई उसे झांक कर देख ले। लेकिन फिर भी उसे पुष्टि करनी थी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, मन को शांत किया और कुछ ही क्षणों में वो फिर से उस रहस्यमय श्वेत लोक में उतर गया। मैं आ गया, वो मुस्कुराया। अब यह प्रक्रिया सहज लग रही थी, मानो स्वाभाविक हो। उसने देखा वही सफेद बिंदु, उनमें से हजारों वैसे ही तैरते हुए। आर्यन ने चारों ओर ध्यान से देखा। जितने मंत्रज्ञ मरे थे
लगभग उतने ही बिंदु यहां मौजूद हैं। अब वो निश्चित था, ये कमल आत्माओं का पात्र है और वो स्वयं उन आत्माओं का उपभोग कर सकता है। वो एक प्रकाश कण के पास गया, बहुत छोटा, नाखून जितना, और छूकर उसे महसूस किया। शांति, स्थिरता, आत्मबल, मानसिक विस्तार। फिर वो दूसरे कणों की ओर बढ़ा, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ विशाल, पत्थरों जितने। उन्हें देखकर उसका दिल बैठ गया। ये बड़े वाले अभी मेरे बस के नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब प्रकाश कण पर पड़ी। वो छोटा था, लेकिन उसके भीतर रंग लगातार बदल रहे थे, सफेद, नीला, हरा, बैंगनी, जैसे कोई विचित्र रहस्य उसमें बंद हो। ये अलग क्यों है? वो सावधानी से उसके पास गया। कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो उसने हाथ बढ़ाया और छू लिया। अगले ही क्षण उसकी आत्मा फिर से मजबूत हुई, लेकिन इसके साथ एक प्रचंड उफनती लहर स्मृतियों की उसके दिमाग में घुस गई। वास्तविक दुनिया में आर्यन का शरीर कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा लाल, माथा पसीने से भीगा और दोनों हाथ सिर पर। वो तड़प उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी चेतना को फाड़ रही हो। बच्चे घबरा गए। आर्यन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? 1 मिनट तक वो पीड़ा में छटपटाता रहा और फिर अचानक शांति। उसने भारी सांस लेकर आंखें खोली। मैं ठीक हूं, बस घाव जरा दर्द कर गया। वो लेट गया, पर भीतर उसके तूफान मचा था। वो नई जानकारी असल में किसी और की यादें थीं। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने किसी मरे हुए मंत्रज्ञ की स्मृतियां अवशोषित कर ली थीं। घंटों तक वो उन स्मृतियों को अपने मन में क्रमबद्ध कर रहा था। पहले गड़बड़ थी, लेकिन जब से उसकी आत्मा मजबूत हुई थी, अब वो सब व्यवस्थित करने में सक्षम था। सूरज ढलते ढलते वो अंततः सब समझ गया। उसने धीरे से बुदबुदाया, जड़ी बूटी विज्ञान? विस्मृतियां उस मंत्रज्ञ के ज्ञान का एक अंश थीं, जड़ी बूटियों और औषधि विज्ञान की विशेषज्ञता। और अब वो ज्ञान आर्यन तिवारी का हिस्सा था। 2 हफ्ते और बीत चुके थे। यात्रा समूह अब रात्रिकला साम्राज्य की सीमाओं के बेहद करीब था। खतरनाक जंगलों और पथरीली घाटियों की जगह अब हरे भरे खेत, छोटे गांव और शांत बस्तियों ने ले ली थी। 3 महीने की कठिन यात्रा के बाद बच्चों की थकी हुई देह और टूट चुके मन को सभ्यता के छोटे छोटे निशान देखकर जैसे राहत की बूंदें मिल गईं। भेड़ियों के हमले के बाद यात्रा में कोई बड़ा जादुई प्राणी नहीं आया। आवे गावे कुछ पशु भटके जरूर, पर तीनों मंत्रज्ञ पहले ही उन्हें रोक देते। बच्चों में हुई मौतें अब एक कड़वी सच्चाई बन चुकी थी। लगभग आधा दर्जन बच्चे मर चुके थे। अगर मंत्रज्ञ चाहते तो शायद वे सबको बचा सकते थे, लेकिन दुनियाएं दयालु नहीं होती। कमजोर पौधे अकादमी की जमीन पर बोने लायक नहीं, यही सोच थी तीनों मंत्रज्ञों की। संसाधन सीमित थे, जोखिम अनंत। किसी औसत, भयभीत या कमजोर इच्छा शक्ति वाले को प्रशिक्षित करने का कोई अर्थ नहीं था। इसीलिए ये क्रूर यात्रा एक अनौपचारिक परीक्षा थी। जो बच्चे आज तक जीवित थे, वे ही पात्र थे। इन 2 सप्ताहों में आर्यन की तलवार अभ्यास पूरी तरह रुक गया था। घाव अभी भी अधकचरा था, मरहम भी खत्म हो चुके थे। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना, श्वेत कमल के लोक में प्रवेश और जड़ी बूटी विद्या की आत्मिक स्मृतियों को आत्मसात करना। हर दिन वो कमल लोक में उतरता, छोटे छोटे आत्मकणों को अवशोषित करता और ज्ञान की परतें उसके मन में तेजी से बसने लगतीं। उसे महसूस होता उसका विचार प्रवाह पहले से तीखा, स्पष्ट और अधिक तेज हो गया था। स्मृति की शक्ति, ध्यान की क्षमता और मानसिक स्थिरता सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। आज भी वो लकड़ी की गाड़ी में आंखें बंद किए जड़ी बूटी विज्ञान का अवलोकन कर रहा था। ये ज्ञान सिर्फ सिद्धांत नहीं था, बल्कि उस मृत मंत्रज्ञ के अनुभव, गलतियां, प्रयोग और वर्षों की समझ भी उसके मन में छपती जा रही थी। औषधि बनाने की कला, बूटी चुनने का सही मौसम, जंगली जड़ियों की पहचान, तत्व संतुलन और दवाई की सही मात्रा, सब कुछ उसमें एकदम सहज लगने लगा था, जैसे वो जीवन भर यही करता आया हो। जैसे ही सूरज आधे घंटे दूर था ढलने से, काफिला एक सुंदर झील के किनारे रुका और रात का डेरा डालने लगा। बच्चे उतरकर सैनिकों की मदद करने लगे। तंबू बांधना, लकड़ी इकट्ठा करना, आग जलाने में हाथ बटाना। शुरू की यात्रा में ये सब उनके लिए शर्मनाक था, पर अब वे बस जिंदा बचने पर आभारी थे। आर्यन बाहर उतरा, गहरी सांस ली,
झील की ठंडी हवा उसके चेहरे को सहला गई, लेकिन तभी उसकी नजर जयवीर पाल्मर पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। आर्यन की दृष्टि बर्फ सी ठंडी हो गई। जयवीर कांप गया और तुरंत नजरें फेरकर दूर चला गया। वो उस रात के बाद आर्यन से ऐसे बचता था मानो कोई श्रापित वस्तु हो। आर्यन बुदबुदा, मैं एक दिन तुम्हें खत्म करूंगा। उसके भीतर वो ज्वाला अभी भी जल रही थी। मौत के मुहाने पर पहुंचाने वाले को वो कभी नहीं भूलेगा। वो दूसरी दिशा में चला गया। झील के किनारे तीनों मंत्रज्ञ चट्टानों पर बैठे थे। इवान और कैलिका अपने अपने ग्रंथों में डूबे थे, जबकि एलेक्स झील में कंकड़ उछाल रहा था। हर कंकड़ पानी को चीरता हुआ बह जाता। आर्यन का दिल तेज धड़का। यही मौका था। 3 हफ्ते से वो इस मंत्रज्ञ से बात करने का अवसर खोज रहा था। वो दृढ़ कदमों से एलेक्स की ओर बढ़ा। एलेक्स ने कदमों की आहट सुनी और मुड़ा, हल्की मुस्कान के साथ। अरे, तुम हो? आर्यन ने आदरपूर्वक झुककर कहा। नमस्कार आचार्य प्रभु। एलेक्स हंस पड़ा। इतना सख्त मत बनो बच्चा, बोलो क्या बात है? आर्यन थोड़ा झिझका, फिर बोला, उस रात आपने मुझे उठाकर गाड़ी में रखा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता था। एलेक्स ने कंधे उचका दिए। धन्यवाद? मैंने तो बस तुम्हें उठाकर गाड़ी में फेंक दिया था, कोई खास देखभाल नहीं की। आर्यन के चेहरे पर एक झटका सी झेप, पर उसने शांत स्वर में कहा, फिर भी धन्यवाद। उसने जल्दी समझ लिया था कि एलेक्स को श्वेत कमल के बारे में कुछ नहीं पता और ये उसे राहत देता था, लेकिन पूरी तरह बेफिक्र होना उसे मंजूर नहीं। एलेक्स ने अचानक पूछा, तुमने तलवार कहां सीखी? आर्यन ने सीना चौड़ा किया। स्वयं सीखी है आचार्य प्रभु। एलेक्स ने निष्पक्ष लहजे में कहा। तभी इतनी कच्ची और जंगली लगती है। आर्यन का चेहरा फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने निशाना साध कर खंजर मार दिया हो। कुछ पल बाद उसने हल्की मुस्कुराहट जबरदस्ती की। मैं सुधार करूंगा। लेकिन उसके भीतर शर्म और गुस्सा दोनों उबल उठे। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने वो सवाल पूछा जो कई दिनों से दिल में पल रहा था। आचार्य प्रभु, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? एलेक्स मुस्कुराया। पूछो, जब तक सनसेट नहीं होता मैं यहीं हूं। आर्यन ने गहरी सांस ली और पूछा, पुष्पक अकादमी की प्रवेश परीक्षा, आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं?